हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। आज है 29 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 29 फरवरी थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल में ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और हाँ, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मोढेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोढेरा जो नृत्य है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होता है। इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो मोढेरा जो कि भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के अंतर्गत एक गांव है, यानी कि मोढेरा जो नृत्य है यह गांव के नाम से प्रसिद्ध है। वह देखें तो यह जो नृत्य है 3 दिवसीय मोढेरा नृत्य उत्सव जो कि हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान उत्तरायण उत्सव के बाद जो है यानी कि समापन के बाद यह नृत्य किया जाता है। यानी कि गुजरात राज्य में जो है उत्तरायण उत्सव मनाया जाता है जो कि यह भी मोस्ट फेमस है, यह भी ध्यान में रखेगा। उत्तरायण उत्सव जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। इसी उत्सव के बाद जो है मोढेरा नृत्य किया जाता है। मोढेरा जो कि एक सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो कि सोलंकी जो शासक थे उसी की वास्तुकला से संबंधित है। यानी कि सोलंकी शासक के समय ही ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया होगा, मोढेरा सूर्य मंदिर। वह देखें तो यह जो है त्यौहार हर साल उत्तरायण जो पर्व होता है उत्तरायण के बाद सूर्य देवता को समर्पित मोढेरा सूर्य मंदिर में होता है। यानी कि यहाँ पर जो सूर्य मंदिर है मोढेरा उन्हीं के सम्मान में यह उत्सव किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। गुजरात के अन्य प्रमुख उत्सवों में देखें तो गरबा, ये गरबा नृत्य और डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भाईब, ये सभी जो नृत्य हैं जो कि गुजरात राज्य से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्यों में देखें तो लावनी, नकाटा, कोली, लेचीम, गाफा, दही कला, दशावतार या बोहादा, ये सभी जो प्रमुख नृत्य हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट उड़ीसा राज्य से संबंधित देखें तो उड़ीसी जो कि यहाँ के एक शास्त्रीय नृत्य भी है। सवारी, घुमरा, पैरा, परास, मुनारी और छाऊ, ये सभी जो हैं जो कि उड़ीसा राज्य के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहू किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो बिहू जो कि असम से संबंधित है, तो असम इसका करेक्ट आंसर होता है। वह देखें इससे जुड़े अन्य फैक्टों को तो असम में जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। बिहू जो त्यौहार है यह मौसम से संबंधित जानकारी से मानते हैं, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है बिहू त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। यहाँ जो है असम में कुल 3 बिहू मनाए जाते हैं। वहीं देखें तो प्रत्येक असमिया जो है एक नए साल के रूप में मनाते हैं जो कि फसल मौसम के चिन्हित करता है। यह जो है बिहू 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। ये जो है बिहू है रंगोली बिहू या इसे बोहाग बिहू भी कहते हैं जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट कोली बिहू या काटी बिहू जो कि अक्टूबर माह के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट भोगी बिहू या माघी बिहू जो कि जनवरी माह के दौरान मनाया जाता है। तो इन तीनों बिहू जो है नृत्य इन्हें सब ध्यान में रखेगा, क्योंकि इन तीनों से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो बिहू एक नृत्य है जो कि बिहू त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते हैं। तो शहनाई इसका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो यह जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इन्हें जो है 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2001 में जो इन्हें सम्मान यह प्रदान किया गया था भारत रत्न लता मंगेशकर एवं इन दोनों को जो है बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था।
वह देखें तो बिस्मिल्लाह खां यह जो प्राप्त करने वाले थे ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे, यानी कि संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो ये तीसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। इनसे पहले जो है एम सुब्बालक्ष्मी और शंकर को जो है ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। यानी कि देखा जाए तो प्रथम जो भारत रत्न प्राप्त करता थे वह एम सुब्बालक्ष्मी एवं दूसरे संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो शंकर, और तीसरे जो थे बिस्मिल्लाह खां संगीत के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले भारत रत्न थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यू श्रीनिवास जो है किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो यू श्रीनिवास जो है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यू श्रीनिवास जो कि मंडोलिन के प्रसिद्ध वादक हैं। मंडोलिन एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जिनके वादक थे श्रीनिवास। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संसद कितने सदन हैं। संसद में देखा जाए तो कुल 2 सदन हैं, तो 2 सदन इसका करेक्ट आंसर होता। संसद में कुल जो 2 सदन हैं राज्यसभा एवं लोकसभा, ये 2 सदनों से मिलकर बना है। और वहीं देखें तो संसद का जो निर्माण होता है भारत में वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को मिलाकर जो है भारत में संसद का निर्माण होता है। वहीं देखें तो संसद में कुल 2 सदन हैं और राष्ट्रपति जो जब राष्ट्रपति को शामिल कर लिया जाता है तो उसे संसद कहते हैं। वहीं देखें तो राष्ट्रपति के पास जो है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को बुलाने की शक्ति दिया गया है एवं इसे स्थगित करने का एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्रदान है। वहीं देखें तो संसद में जो है कुल 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये संसद के 3 अंग हैं, तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों क्रमशः राज्यों का परिषद और लोकसभा के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 79 में जो है भारतीय संविधान का भाग 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुच्छेद 79 जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 80 जो है राज्यों के परिषद की संरचना के बारे में बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 75 जो कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 82 जो है प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सीटों का पुनः निर्धारण करने के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 82 में। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ड्रिबलिंग जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो ड्रिबलिंग जो कि बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ एक खेल शब्द है। बास्केटबॉल से जुड़ी कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देखें तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो और पीवट, ये सभी जो प्रसिद्ध जो शब्दावलियाँ हैं जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ आपको दे दिया गया है, और तैराकी से संबंधित प्रतीक शब्दावलियाँ और टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावलियाँ। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रीट हैंडबॉल मैच की अवधि के बारे में कौन सा सही है। तो स्ट्रीट हैंडबॉल के अवधि के बारे में पूछा गया था। तो इसकी अवधि जो होती हैं प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, अथवा ये देखा जाए तो 1:10 या 2:10 मिनट होते हैं, या फिर टीमों की संख्या पर निर्भर करती है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में दिए गए थे। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो ये हैंडबॉल में जो है कुल 7 खिलाड़ियाँ होते हैं, जिसमें से 6 राउंड में होते हैं और 1 गोलकीपर होते हैं। 2 टीमों के बीच यह प्रतिस्पर्धा होता है, जिनमें से 6 कोर्ट में होते हैं और 1 जो होते हैं गोलकीपर होते हैं। यानी कि प्रत्येक टीम में जो है कुल 7 खिलाड़ियाँ होते हैं। देखा जाए तो इसमें जो है 1 गोल के लिए 1 अंक दिया जाता है, जिसे खेल नियमित के रूप में जो है में से 20 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीमों के साथ समाप्त हो जाता है। यानी कि यह जो खेल होता है कुल 20 अंकों का होता है। जो भी टीम 20 अंक प्राप्त कर लेती है उसके बाद इस खेल को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखें तो इसकी खेल का जो ग्राउंड होता है वह 40 मीटर लंबा एवं 20 मीटर चौड़ा होता है, और इसमें जो है 2 सिरों पर नेट लगे होते हैं जो कि 2 मीटर ऊंचे और 3 मीटर चौड़ा होता है। वहीं देखें तो खेल में जो है 30 मिनट की समय अवधि होती है, जिसके बाद जो है बीच में जो है 10 या 15 मिनट का विश्राम होता है।
तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वह 1965 से लेकर 1968 के मध्य हुआ था। तो 1965 से 1968 के मध्य आपका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के दौरान किया गया था। ये जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति को लाया गया था। वह देखें तो इस क्रांति की विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला था। वह देखें तो भारत में हरित क्रांति जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई एक बड़ी वैश्विक स्तर पर क्रांति के रूप में हिस्सा में देखने को मिला था। यानी कि भारत में देखा जाए तो हरित क्रांति की जो शुरुआत जो किया गया था, इसमें योगदान जो दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वह देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनके इस उपलब्धि के लिए जो है इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो भारत में आर्म्स एक्ट जो लागू किया गया था वह 1878 में हुआ था। तो 1878 इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो यह जो है लॉर्ड लिटन जो कि 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम को पारित किए थे। इसके अनुसार जो नियम जो बनाया गया था कि कोई भी जो है भारतीय बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने या अपराध माना गया था। यानी कि कोई भी भारतीय जो था बिना लाइसेंस के हथियार नहीं धारण कर सकते थे। वह देखें तो यह जो नियम था अंग्रेजों पर लागू नहीं था। यानी कि अंग्रेजों पर बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते थे। वह देखें तो लॉर्ड लिटन का जो अवधि था वह 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक जो है भारत के 22 रहे थे। इन्हीं के समय अवधि में देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था जो कि 1878 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखें तो इन्हीं की अवधि में जो है सशस्त्र अधिनियम जो कि 1878 में लाया गया था। दूसरा अफगान युद्ध जो कि इन्हीं के समय में हुआ था 1878 से 80 के मध्य में। रानी विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि एवं भारत की महारानी को जो है उपाधि धारण की थी इन्हीं के समय में। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस प्रकार की संविधान है? तो भारत में देखा जाए तो लचीला और कठोर दोनों तरह के हैं। तो भारत का जो संविधान है लचीला एवं कठोर दोनों तरह का है। तो यह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं मिल पाए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको जो है ऑप्शन किस रूप में पूछे गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि देखा जाए तो 1985 से 90 के दौरान थी। वहीं देखें तो यह पंचवर्षीय योजना जो कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखा जाए तो औद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन पर जो है महत्वपूर्ण जोर दिया गया था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारण किया गया था विकास का वह 5% निर्धारित किया गया था, जबकि जो है 6.01% का विकास लक्ष्य प्राप्त किया था जो कि सफल रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान अजनाल शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो सुल्तान अजनाल शाह कप जो कि मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। यह जो है 1983 से में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। यानी इसकी जो शुरुआत किया गया था 1983 में किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। वह देखें तो सुल्तान दो अजनाल शाह कप है, इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। जो कि इसमें देखें तो यह जो सुल्तान अजनाल शाह कप है सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, जो कि कुल 10 बार है। वहीं देखें तो 2019 में आयोजित जो किया गया था इसमें दक्षिण अफ्रीका भारत को हराकर जीत लिया था 2019 का अजनाल शाह कप। यानी कि 2019 का जो विजेता रहा था वह दक्षिण कोरिया रहा था, भारत को हराकर जीता था। वहीं देखें तो भारत के द्वारा जो है कुल जो है 1985 में और 1991 में
1995, 2009 और 2010 इन सभी तिथियों में जो है भारत के द्वारा अजनासा कप जीता गया है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो महिला का पूछा गया था। तो महिला का जो साक्षरता दर था वो 65.46% था। तो 65.46% इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत की साक्षरता दर जो कि 74.04% और पुरुषों का 82.14% था। महिलाओं का 65.46% था। नेक्स्ट देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में जो है सबसे अधिक साक्षरता था जो कि 91% था। नेक्स्ट देखें तो सभी समुदायों में जो है जैन धर्म जो कि भारत में सबसे अधिक साक्षर था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। यानी कि सभी समुदायों में देखा जाए, सभी समुदायों में को मिलाकर सबसे अधिक जो साक्षर देखने को मिला था वो जैन धर्म में देखने को मिला था। तो इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी वाटिका का अनावरण हाल ही में किसने किया है। तो गांधी वाटिका का जो अनावरण जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है नई दिल्ली में राजघाट में गांधी पार्क के दौरान जो है इस मूर्ति का जो है अनावरण करते हैं। वहीं देखें तो यह जो है महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि गांधी वाटिका का अनावरण किए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा कि इन मूर्ति का ऊंचाई कुल 12 फीट है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद है तो चलो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।